जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ईडीटीए का पूरा नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। ईडीटीए का पूरा नाम इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड है और इसका रासायनिक सूत्र होता है C10H16N2O8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, एक ठोस स्नेहक है। एक ठोस स्नेहक है, इसका आंसर होगा ग्रेफाइट, यानी कि ग्रेफाइट एक ठोस स्नेहक है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है जंग में लोहा उपस्थित होता है ... तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं हाँ या फिर ना। तो यहाँ पर हमको हाँ या ना नहीं लिखना है, यहाँ पर हमको इसका फॉर्मूला लिखना है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो लिखना है। इसने पूछा है जंग में लोहा उपस्थित होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आयरन ऑक्साइड Fe2O3। आप चाहे तो Fe2O3 भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो आयरन ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑक्टेन संख्या क्या है? ऑक्टेन संख्या को यहाँ पर परिभाषित करते हैं, किसी द्रव ईंधन के अपस्फोटन रोधी गुण को प्रदर्शित करने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उसे ईंधन की ऑक्टेन संख्या कहते हैं। विभिन्न प्रकार के ईंधनों की ऑक्टेन संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने 2 विशेषताएं लिख दी तो आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली जो विशेषता है यहाँ पर लिखेंगे हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1 से लेकर 2 तक होता है। ठीक है, इसके 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है फर्स्ट ग्रुप और एक होता है सेकंड ग्रुप। ये पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो होते हैं वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी कि एस ब्लॉक के ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर दूसरी जो हमारे पास विशेषता है वो देखेंगे, धात्विक गुण जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ये सभी तत्व प्रबल धातुएं हैं। जो एस ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं ये सभी धातुएं होती हैं, प्रबल धातुएं होती हैं। वे धातुओं की भांति क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। और ये क्या बनाते हैं? क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। जो हमारे फर्स्ट ग्रुप में है, फर्स्ट एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, वे होती हैं क्षारीय धातु, और जो सेकंड एक ग्रुप में होती हैं वो होती हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, तो नेक्स्ट विशेषता पे चलते हैं, आयनन विभव पे, यानी कि पोटेंशियल, आयनिक पोटेंशियल। यहाँ पे हम देखेंगे इसके आयनन विभव अन्य तत्वों की अपेक्षा काफ़ी कम होते हैं। जो इसका आयनन विभव होता है जो अन्य तत्व होते हैं उनसे क्या होता है? काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। स्थायी कठोरता, फिर स्पेस दिया हुआ है, व फिर स्पेस दिया हुआ है के कारण होती है। यानी कि जो स्थायी कठोरता होती है जल में, वो किस किस तत्वों के कारण होती है, किस किस कंपाउंड्स के कारण होती है, किस किस यौगिक के कारण होती है, वो हमको लिखना है। तो इसका आंसर है CaSO4 व CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट और ये हमारे पास है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और ये हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। पाउली का अपवर्जन नियम को लिखिए। जो पाउली का अपवर्जन नियम है उसको लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। पाउली ने कहा था किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, यानी कि किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए सभी चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। यानी कि अगर हमारे पास कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक जैसे नहीं हो सकते। यदि सपोज दैट हमारे पास जो है मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और मैग्नेटिक
जो क्वांटम नंबर होते हैं, अगर उन तीनों के मान एक जैसे आ भी जाते हैं, पर हमारे पास जो s है चक्रण क्वांटम संख्या, उसके मान भिन्न भिन्न हो जाएंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर थ्योरी से समझ लेते हैं। यदि किसी कक्ष के एक ही उपकोष में एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनके लिए n यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, l द्विगंशी क्वांटम संख्या, और जो यहाँ पर m दे रखा है यह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान समान होने पर भी s के मान भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि s के मान कभी भी समान नहीं होंगे। अर्थात यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ व दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा, -½ होगा। तो इसलिए यहाँ पर चारों क्वांटम संख्याओं के मान बराबर नहीं होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। रदरफोर्ड के नियम की कमियों को स्पष्ट कीजिए। जो रदरफोर्ड का नियम था उसकी कमियों को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। तो यह इसकी जो कमी थी, जो रदरफोर्ड मॉडल दिया था, उसने क्या क्या कमियाँ थी वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं नंबर 1, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यानी कि जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करने से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जन करते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में लगातार कमी होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ के स्थान पर सर्पिलाकार पथ पर गति करता है। यानी कि जो हमारे पास ये नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, परंतु उसने कहा है, जो हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल है उसके अनुसार यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित करता है, और उत्सर्जित करते करते वो क्या करता है, वृत्ताकार पथ के स्थान पर सर्पिलाकार पथ पर चक्कर लगाने लगता है। सर्पिलाकार इस तरीके से हम देख सकते हैं, इस तरीके से, इनके जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से, और लास्ट में आके नाभिक में गिर जाएगा। ये रदरफोर्ड ने कहा था, यानी कि रदरफोर्ड का ये कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करते हैं, और लगातार ही उत्सर्जन करते रहते हैं, और उनकी ऊर्जा में क्या आती रहती है, लगातार कमी आती रहती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में लगातार कमी होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ के स्थान पर सर्पिलाकार पथ पर गति करता है, और अंत में नाभिक में गिर जाएगा। और क्या करेगा, वो अंत में नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु का स्थायित्व नहीं रहेगा, जिससे परमाणु का स्थायित्व खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। परंतु वास्तव में परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। जो इन्होंने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था कि लास्ट में आके क्या हो जाता है, परमाणु का जो स्थायित्व होता है वो नष्ट हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये इसी कारण जो ये नियम है ये फेल हो गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास कमियां हैं देखते हैं, कमी है वो देखते हैं। जो रेखीय स्पेक्ट्रम की तीव्रता तथा वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण को समझाने में रदरफोर्ड असफल रहे थे। यानी कि जो रेखीय स्पेक्ट्रम थी उसकी जो तीव्रता थी, जिस तरीके से उसकी रेखीय स्पेक्ट्रम दिखाई जा रही थी, उसकी जो किस तीव्रता से दिखाई जा रही थी, वो उसको समझाने में क्या रहे, वो असफल रहे। क्या रहे, असफल रहे। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर लिखा हुआ है, संक्षारण क्या है, स्पष्ट कीजिए। संक्षारण यानी कि जंग क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। धातुओं एवं मिश्र धातुओं का वायुमंडलीय गैसों तथा नमी के साथ रासायनिक अथवा विद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा क्षय होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। यहाँ पर कठोर जल तथा मृदु जल में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है। यहाँ पर एक कॉलम में लिखा हुआ है मृदु जल, तो दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है कठोर जल। तो पहले मृदु जल का फर्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। यह साबुन के साथ शीघ्रता से तथा अधिक झाग उत्पन्न करता है।
जो मृदु जल होते हैं, जो सॉफ्ट वाटर होता है, वो साबुन के साथ शीघ्रता से और अधिक झाग उत्पन्न करता है, परंतु जो कठोर जल होता है, हार्ड वाटर होता है, यह साबुन के साथ देर से तथा कम झाग उत्पन्न करता है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं मृदु जल में। इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण नहीं घुले होते हैं। जो मृदु जल होता है, जो सॉफ्ट वाटर होता है, उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण नहीं घुले होते हैं, यानी कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं वो नहीं घुले होते हैं। कठोर जल में देख लेते हैं यहाँ पर, इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं, यानी कि जो कठोर जल होता है, हार्ड वाटर होता है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट होते हैं वो घुले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, n बराबर 5 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। यहाँ पर हम देख लेते हैं n बराबर 5 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान। नंबर 1 होती है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं और इसका यहाँ पर 5 मान दिया हुआ है। जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है, यानी कि जो n होता है वो मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। किसी भी परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर को जो प्रदर्शित करता है वो मुख्य क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है और इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो n की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 5। नेक्स्ट क्वांटम संख्या है हमारे पास जो नंबर 2 पे आती है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम L से प्रदर्शित करते हैं और जो L होता है वो उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। उप ऊर्जा स्तर को सब सेल भी कहते हैं। यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है वो L बराबर 0 से n-1 तक हो सकती है। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में वो n बराबर 5, तो L की जो वैल्यू आएगी फॉर्मूले से n-1 आएगी। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारी L की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने यही किया है, जो n की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट की है, यानी कि यहाँ पर हमने रख दी है। ठीक है, तो L बराबर हो जाएगा 5 माइनस के 1, तो जो L की प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4। नेक्स्ट नंबर 3 चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम m से प्रदर्शित करते हैं और यह उपकोषों में उपस्थित ऑर्बिटलों की संख्या का पता लगाती है। m का मान l के मान पर निर्भर करता है। जो m का मान होता है वो l के मान पर निर्भर करता है और m बराबर जो होता है, जो m की वैल्यू होती है वो -l से +l तक होती है, यानी कि जो m की वैल्यू होती है वो -l से +l तक होती है। यानी कि जो हमारे पास दे रखा है l की वैल्यू पहले से ही वो 4 है, यानी कि जो हमारे n से वैल्यू निकल गई थी l की वो 4 आई थी और हम यहाँ पर m की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। जो m की वैल्यू है वो -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 व +4 होगी। यदि हम m के कुल मान को निकालें, यानी कि m के कुल मान को फाइंड आउट करें, तो इसका जो फॉर्मूला होता है m बराबर 2l + 1। यहाँ पर l की जो वैल्यू है यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, यानी कि जो इसकी जो वैल्यू आएगी 2 × 4 + 1, तो यहाँ पर जो टोटल m की जो वैल्यू आ जाएगी वो 9 आ जाएगी। नेक्स्ट नंबर 4 चक्रण क्वांटम संख्या। जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है उसको हम s से प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करती है। ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर तो चक्कर लगाता ही है, परंतु वो खुद भी चक्कर लगाता रहता है। यानी कि जो हाफ साइकिल वो क्लॉकवाइज घूमता है और हाफ साइकिल क्या करता है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अर्थात जो आधा चक्कर है वो घड़ी की दिशा में लगाता है, जो घड़ी की सुई जो घूमती है उसी की दिशा में चक्कर लगाता है, और आधा घड़ी की जो सुई घूमती है उसके विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। तो जो घड़ी की सुई जो घूमती है उसकी दिशा में जैसे चक्कर लगाएगा तो हम उसको लिखेंगे +½ और जो घड़ी की सुई जो घूमती है उसके विपरीत में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज
जो वहाँ पर हाफ साइकिल लिखेंगे तो उसके लिए हम इस तरीके से यानी कि -1/2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके जो s के मान आएंगे प्रत्येक स्थिति के लिए इसके 2 मान यहाँ पर रखे जाएंगे, यानी कि एक तो प्लस का आएगा और एक यहाँ पर माइनस का आएगा, यानी कि एक यहाँ पर +½ आएगा और एक यहाँ पर क्या आ जाएगा -½ आएगा। जो -3 स्थिति है उसके लिए भी 2 मान आएंगे, यानी कि +½ और -½ यानी कि +1/2 और -1/2। इसी तरीके से 0 के लिए भी +½ और -½ आएंगे। ठीक है, तो s की वैल्यू हो जाएगी आपकी ये वाली, इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ जीवन क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।